हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अभी क्लासेस में। हमने एक पूरा टॉपिक कर लिया है। टॉपिक से मतलब अपना घातांक वाला यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर। 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसकी थ्योरी थी। पिछले 2 वीडियो, मेन तो 2 ही हैं, उनमें मैंने करवा दी। अब कई बच्चों का आया था कि सर टेलीग्राम पे भी डाल दो कुछ क्वेश्चंस, तो कोशिश करेंगे जो स्लाइड्स हैं वो आपके क्वेश्चंस की वो टेलीग्राम पर हम डाल दें। आज हम शुरुआत करेंगे एक नया टॉपिक फिर, क्योंकि हमने आपको वादा किया है कि आपको पूरा कोर्स करवाएंगे और बहुत अच्छे से करवाएंगे। तो उसी कड़ी में सेकंड चैप्टर अपना बहुपद, तीसरा चैप्टर काउंट किया जाता है गुणनखंड। हम इनको एक साथ ही कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। हम इन दोनों को एक साथ ही कर लेंगे। अब सबसे पहली बात जी, बहुपद होता क्या है, ठीक है। और बहुपद से पहले चर की बात हमें पता होनी चाहिए। चर या बीज, इंग्लिश में इसको वेरिएबल कहते हैं, अपने को पता है जी। चर क्या होता है? चर होता है जी जो प्रत्येक स्थिति में, अलग अलग स्थिति में, प्रत्येक अलग अलग स्थिति में अलग अलग मान ग्रहण करे। जैसे अब 2 समीकरण अलग अलग, तो x का मान भी बदल गया, तो x यहाँ पर क्या है? चर। आपने वैरायटी स्टोर सुना है ना? वैरायटी स्टोर का मतलब क्या होता है कि जी यहाँ पर मिर्च मिलती है, कि कौन सी मिर्च? लाल मिर्च। किस प्रकार की लाल मिर्च? का मीठी लाल मिर्च भी मिलती है, थोड़ी कम तेज लाल मिर्च मिलती है, तीखी लाल मिर्च मिलती है। अब मीठी लाल मिर्च अगर आपको कहीं भी मिले तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर खा के देखूँगा कि मीठी है कि नहीं है, क्योंकि मिर्च का गुण ही क्या है? तीखा होना। अगर वो मीठी हो गई तो फिर मिठाई खाओ, मिर्च क्यों खाओ? खानी है तो। अब आते हैं हम बहुपद पे। चर का आपको बता दिया, जो हर स्थिति में अलग अलग मान ग्रहण करे, बदलता रहे। अब बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या है? जिसमें एक चर अवश्य विद्यमान। एक चर तो होना ही चाहिए। बीजीय व्यंजक का मतलब यही है कि एक चर, जैसे ax + 3, ये बीजीय व्यंजक है, ठीक है, क्योंकि एक चर है इसमें। तो ये नॉर्मल जानकारी है अपनी बीजीय व्यंजक की। अब हम आते हैं अपने मेन यानी बहुपद पे। अब बहुपद क्या है अपना कि जब एक या एक से अधिक व्यंजक, जब एक या एक से अधिक व्यंजक प्लस या माइनस से जोड़कर लिख दिए जाते हैं। आपका सर माइनस से जोड़ के, यानी माइनस बीच में लगा दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है बहुपद। क्या कहा जाता है? बहुपद। अब बहुपद की विशेषताएं, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक क्वेश्चन भी बनता है कि बहुपद में चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। अब 2 वर्ड बता देता हूं मैं आपको, शून्येतर और ऋणोत्तर। शून्येतर शून्य के अलावा, ऋणोत्तर इसका मतलब ऋणात्मक संख्याओं के अलावा। तो ये वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रखना है ना। और वहाँ पर सवाल ये आ सकता है आपका कि जी बहुपद के लिए सत्य है
चर की घात शून्येतर होनी चाहिए। शून्येतर का मतलब होता है शून्य के अलावा, जो कि गलत है। बहुपद की जो घात है जो पदों की, उसमें चर की वो ऋणेतर पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणेतर यानी ऋणेतर की ऋणात्मक संख्या के अलावा, और फिर होनी क्या चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है ये वाले नंबर उसमें नहीं आते, ये उसमें कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो ऋणेतर पूर्णांक में क्या बच गया? अगर ऋणेतर पूर्णांक को लिखें तो ये बनता है, एक तो जीरो, जीरो भी आएगा, ऋणेतर के अलावा है, पूर्णांक भी है जीरो, और प्लस नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं, या आप इसको ये लिख सकते हो पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वही हैं जो क्या कहलाती हैं? ऋणेतर पूर्णांक। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इसकी ध्यान रखना, इस पर सवाल बनता है, लोग बनाते भी आए हैं, पेपर में आ भी सकता है। अब बहुपद के बारे में हमने पढ़ लिया जी कि क्या होना चाहिए? ऋणेतर पूर्णांक होने चाहिए। अब आगे बहुपद के प्रकार। बहुपद का प्रकार कैसे फाइंड करेंगे हम? बहुपद के प्रकार को दो प्रकार से बांटा गया है भाई। बहुपद के प्रकारों को दो प्रकार से बांटा जाता है, और इनमें भी ये लाइन इंपॉर्टेंट है जी कि पहला, पदों के आधार पर। अब जो नामकरण होगा ना इसका, वो इसी के अंदर होगा कि एक पद है तो एक पद, ठीक है, दो पद हैं तो द्विपद, तीन पद हैं तो त्रिपद, चार पद हैं तो चतुर्थ पद, मतलब जो जोड़ते हैं ना, पांच पद तो पंचपद। अब पहला, अब एक लिखता हूं मैं शून्य बहुपद। इसमें आपको एक लाइन और एक्स्ट्रा जानने को मिलेगी, उस पर भी प्रश्न बन सकता है। शून्य बहुपद, बहुपद के प्रत्येक पद का गुणांक शून्य हो। तो इसमें ये जो वर्ड होता है गुणांक, ये याद रखना, गुणांक क्या होता है। मैंने लिखा जैसे 0x3 0x प्लस 0x², ऐसा कुछ लिख दिया। तो जो ये x3, फिर ये प्लस है एक पद, फिर प्लस, फिर दूसरा पद, फिर प्लस। तो अगर हम देखें, अगर ये 0 नहीं होते तो ये त्रिपद हो जाता। कितने पद है इसमें? 3 पद हैं, तो ये त्रिपद हो जाता, ठीक है। लेकिन अब इसका एक स्पेशल नाम बन जाता है, कारण क्योंकि प्रत्येक पद के लिए इनका जो गुणांक क्या होता है, जो चर है आपका उसके साथ गुणा में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर तीनों में क्या दिया हुआ है? 0। प्रत्येक पद का गुणांक 0 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद। प्रत्येक पद का गुणांक क्या है? 0। ये नॉर्मल जानकारी है आपके लिए, इन्हीं से सवाल वो घुमा देगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना भी। मिटा देते हैं अब इसको। फिर अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि जी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या क्या होंगे आपके। एक पदी, एक पदी क्या होंगे? एक पद होना चाहिए। जैसे ये लिख दिया x 7 4, ये भी बहुपद है, इनके बारे में बात करेंगे अपने। x² 7x² y² z²। अब ये भी ध्यान रखना, एक पद यही है, पदों की संख्या हमेशा किस पर डिपेंड करेगी? प्लस या माइनस के ऊपर डिपेंड करेगी, तो ये भी ध्यान रखना। अब इसमें तो तीनों सारी चीज़ें गुणा में एक ही पद है ये, तो ये क्या होगा? एक पदी है। फिर द्विपदी, जिसमें कितने पद होंगे? बहुत ही हार्ड परिभाषा है भाई, इससे हार्ड आपने जीवन में नहीं पढ़ी होगी, जिसमें 2 पद होते हैं। जैसे 2x, 2 पद है ना? नहीं है। अब इसमें 1 और 1 2 पद। 3x प्लस 4 कितने हैं? 1 और 1 2। 5x प्लस 8 कितने? 1 और 1 2। 6x प्लस 7 1 और 1 2।
अब ये कह देंगे जी 2x सीधा ही लिखा तो ये एक पदीय है, द्विपदीय नहीं है, क्योंकि बीच में एक प्लस या माइनस का चिन्ह आपको चाहिए। ये द्विपदी, फिर त्रिपदी में कितने पद होंगे? 3, चतुर्थपदी में 4, पंचपदी में 5, षष्ठपदी में 6। ठीक है, वही कार्बन श्रृंखला वाली बात हो गई। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये 10 जो चीज़ें हमने याद करी थी, रट्टे लगाए थे इनके नामाकरण में, IUPAC नामाकरण में। शराब बनाने के लिए कौन सा अल्कोहल काम आता है भाई? एथिल अल्कोहल, ये भी ध्यान रखना, एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। तो पदों के आधार पर आपको पता चल गया कि ये जी बहुपदी है, बहुत सारे पद हो गए, एक से अधिक पद है ना, एक या एक से अधिक पद तो बहुपद। ठीक है, अब ये तो पदों के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण होता है घात के आधार पर। घात के आधार पर कैसे? एक सबसे इंपॉर्टेंट शून्य घातीय बहुपद। अब इसको कंफ्यूज आदमी कहाँ होता है कि शून्य बहुपद, ये और ये चीज बिल्कुल अलग है। शून्य घात बहुपद का मतलब है कि जी जो कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, जैसे 7, 4, 3, 1, जो चर नहीं माने इसको, ये कांस्टेंट इसको लें, तो ये जो होता है शून्य घातीय। तो जो हमारा चर है उसके हिसाब से, क्योंकि अब ये अगर सर बहुपद में तो चर होना चाहिए, तो हम इसके साथ जो x लेते हैं उसकी घात क्या ली जाती है? 0। और मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि किसी की भी घात क्या हो? 0 हो तो मान 1 आता है। मान कितना आता है भाई आपका? 1 आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इनके गुणा में क्या होती है? x की घात 0, y की घात 0 का गुर्जी बारी बारी x ही क्यों लिखो, तो y लिख को थारी मर्जी है। अब इसको मिटाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ कन्फ्यूज़न क्या हाँ होगा, आप देखते ही कर दोगे। मेरा जो ऑफलाइन बैच चलाया था मैंने, अभी 10 बच्चे थे उसमें, ठीक है, मेरे जानकार जो थे उन्होंने स्पेशली कहा था भैया कराई दो, तो उनको भी मैंने इसमें उलझा दिया था। तो ये और एक सत्य असत्य नहीं, इन तीनों वर्ड्स पे फोकस जरूर रखें। ये वो वर्ड्स होंगे जो आपका सिलेक्शन करवाने और ना करवाने दोनों में योगदान देंगे। अब घात के आधार पर एक तो हो गया शून्य घातीय बहुपद, जिसको कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। दूसरा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद इंग्लिश में लीनियर पॉलीनोमियल, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही थोड़ी सी ज़्यादा ही सही है मेरी, थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। कई गुरुजी हम स्पेलिंग को नहीं है। राइटिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था, डॉक्टर के बाद मैं ही आता हूँ भाई, वैसे नहीं आता, अब तो डॉक्टर भगवान है, हम तो उनके मुकाबले कुछ नहीं है। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद जिसमें ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। चर की घात कितनी होनी चाहिए? 1। जैसे x + 3, ax + 3, ax + 3x + 6। अब ये कैसा रहा, ये तो 3-4 पद हो गए, तो यहाँ पर अब इनको जोड़ के लिख देते हैं अपने, वो अलग बात है। अब यहाँ पे क्या गुरुजी 2 पद हो गए, तो वो तो द्विपदी है। घात कितनी है x की? ज़्यादा से ज़्यादा 1 है ना, 1 पूरे 1 x मैक्सिमम जब घात 1 होगी, प्रत्येक पद को मिला के देख लें हमने, तो उसको क्या कहा जाएगा? रेखिक बहुपद। ठीक है, अभी आपसे ये पूछ सकता है कि ये किस प्रकार का बहुपद है, तो ये रेखिक भी है और द्विपदी भी है। ये रेखिक भी है और द्विपदी भी है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि x की घात 0 का गुणांक बताओ, अब ये चीज़ नहीं है। x की घात 0 का गुणांक कितना है यहाँ पे? 3।
क्यों? क्योंकि इसके गुणा में कुछ नहीं है, उसके गुणा में क्या माना जाता है? x की घात 0। मिटा दें जी, मिटा देते हैं। अब आएंगे द्विघातीय बहुपद जी। हाँ, द्विघातीय ऐसे बहुपद जिनमें चर की घात अधिकतम 2 हो। ये कौन सा बहुपद है? द्विघातीय त्रिपदी। द्विघातीय त्रिपदी, घात कितनी है? 2 मैक्सिमम। अब त्रिघात वाले में कितने पद होंगे? 3, चतुर्थ घात वाले में 4। तो ये आपको याद रखना है। अब एक परिभाषा आती है, किसी बहुपद की घात या कोटि। किसी बहुपद की घात या कोटि। अब घात या कोटि क्या चीज़ होती है भाई? अब मैंने कोई बहुपद लिखा x³ + 3x² + 4x + 3, ऐसा कुछ लिखा मैंने, ठीक है। और यहाँ लिख दिया x², ऐसे। अब ये एक बहुपद है ना, तो इसकी घात, पहली बात तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। इसमें कारण, क्योंकि x के बटा में क्या है? x²। अब आप इसको काटोगे तो कितनी घात बचेगी? 1, कैंसिल करते हैं जब, और जब 1 बचेगी तो ये नीचे बच गया x, और x जब ऊपर आएगा, आपको बताया था जब घात -1 है तो बटा में जाएगी, बटा में है तो माइनस बनाना है, तो कहाँ आएगी? ऊपर की ओर। तो ये बनेगा 4x⁻⁻1। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये वही वाली बात हो जाती है कि सवाल में हमें सीधा पता चलता है कि जी अपने बहुपद की घात या कोटि क्या है। तो बहुपद की घात आप देख ली कि 3, क्योंकि परिभाषा क्या है इसकी कि किसी बहुपद में जो चर है उसकी अधिकतम घाती, चर की अधिकतम घाती जो है वो आपकी क्या होती है? बहुपद की घात या कोटि। तो अब हम तो देख लेते जी कि घात कोटि, क्योंकि हम होशियार है, और ये आपको उत्तर मिलेगा 3। देखते हैं टिक हो जी, और बड़ा बस 12, मेरा तो गुरु जी 29 सही हो गया, 30 सही हो गया, और फिर घर पुगो इतना बस 12वीं बोर्ड अर्शी बात हो जाए कि ना गुरु जी 25 हो जाए तो ठीक है। फिर आंसर किया होगी जब क्या गुरु जी 22 ही रहे। फिर फाइनल आंसर किया होगा गुरु जी अब तो बस चाहे बाढ़ मेरे भेज दो, नौकरी दे दे, 20 में से दे दो चाहे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ पर हम ध्यान ही नहीं करेंगे, वो सीधा पूछ लेगा कि जी घात और कोटि के अल्लाह और ले 3 है, कोई को रोक सकेगा। अरे पहले देखो ये बहुपद है या नहीं है। और उसने लिख दिया जी ये अपरिभाषित है, बहुपद ही नहीं है, वो ऑप्शन में था, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में दे दिया थे को नहीं 3 है उत्तर। अरे पहले देखो कि ये बहुपद है या नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखना, ये हो सकता है। ये किस लिए नहीं है बहुपद? क्योंकि मैंने कहा था आपको क्या कि चर की जो घात होती है वो ऋणेतर होती है। ऋणेतर, ऋणेतर का मतलब माइनस की नहीं हो सकती, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे मान लो ये सीधा x होता और यहाँ x की पावर 1/2 दे देते, तब भी वही कहानी है। 1/2 का मतलब रूट। मैंने आपको ये कहा था कि चर की घात ऋणेतर पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक यानी पूरा अंक। x की घात यहाँ पर कितनी है? 1/2, जो कि मान्य नहीं है, ठीक है। तो ये गलतियाँ मत करना भाई पेपर में, मैंने भी की थी एक गलती, बताएंगे आपको चलते चलते सब। आपको यहाँ तक ये भी बताया जाएगा कि पेपर में अगर आपको 20 सवाल आ रहे हैं और 5 और सही करने हैं तो गैस कैसे करना है, गैस कैसे करना है, उसका भी एक तरीका ही होता है।
यहाँ नहीं का अक्कड़ बक्कड़ रहा सही है गो, અહીંયા कौन करना, અહીંયા गलत हो जाए। अब ये तो हो गए प्रकार किसके, बहुपद के, पदों के आधार पर और घात के आधार पर, ठीक है। अब हम आते हैं जोड़, बहुपदों का जोड़ या घटाव। पहले ये करते हैं, देखो जोड़ या घटाव सजातीय पदों के बीच होता है, सजातीय पदों के बीच, सजातीय पदों के बीच। सजाती का मतलब जब मैं छिंपा तो मेरो ब्याह भी छिंपा में, मेरो बेली बामण तो ब्याह भी बामणा में। हाँ, आजकल थोड़ा यहाँ अलग हो रहा है सिस्टम, लेकिन भारत में अभी भी 80 से 90% सहजातीय विवाह चलते हैं अपने। तो वही कहानी यहाँ पे है कि जी सहजातीय का मतलब क्या है कि मैंने दो बहुपद लिखे x² + y और एक बहुपद लिखा xy प्लस, एक कौन सा लिखें, x², ऐसा लिखा, ठीक है। तो इनको जोड़ना है क्या सर, ये दो बहुपद हैं इनको जोड़ना है। तो अब ये a बहुपद, ये b बहुपद, अब x² और ये x² सहजातीय हैं। हो सकता है कि यहाँ पे 4 लिख दिया, हो सकता है मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। यहाँ पर कितना है, 1। यहाँ गुणांक चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो चर की घात, चर, वो पूरा सेम होना चाहिए। तो यहाँ x² और 4x² ही जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x²। y पड़ा है, xy भी पड़ा है। ये दोनों विजातीय हैं, सहजातीय नहीं हैं, ठीक है। तो सहजातीय का मतलब होता है चर एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे का गुरुजी y तो है नहीं, लेकिन इठे y के आगे 1 और अठे y के आगे क्या है, x, तो ये सहजातीय नहीं है, ये है सहजातीय। x की घात 2, x की घात 2, बाकी कोई नहीं है तो इधर भी कोई नहीं है, गुणांक सेम हो सकते हैं। तो जोड़ या जो घटाव होते हैं वो किस में होते हैं, सहजातीय पदों में होते हैं। अब बात करते हैं अपने गुणा और भाग की। ये जो चीज़ आएगी अब, ये इंपॉर्टेंट आएगी क्योंकि ये हमारी गुणनखंड की जो भूमिका प्रकट करेगी, भूमिका बनाएगी कि जी गुणनखंड आगे कैसे करने हैं। करनी थी गुणा की, तो गुणा की बात करें तो दो जैसे मैंने बहुपद लिए छोटे छोटे, छोटे का मतलब ये नहीं कि साइज में, द्विपदी द्विपदी, इनका गुणा करते हैं। गुणा करने का तरीका यानी ये जो दोनों चीज़ें हैं इन दोनों से गुणा करेगी, दोनों से मतलब इस पूरे बहुपद से गुणा होगी। तो गुणा करो इसका इससे, x² 2x, आधार समान है, घात जुड़ी है, 1 का गुणा x से x 2। अब इनको जोड़ लो, कितना हो गया 3x। तो ये है इन दोनों का गुणा। अगर ये इन दोनों का गुणा है तो ये दोनों इसके क्या होंगे, गुणनखंड, क्योंकि दो टुकड़ों से गुणा करने पर ये प्राप्त हो रहे हैं, तो ये दोनों इसके गुणनखंड, ठीक है। अब इसी से अगर मैं इस गुणनखंड से ही इसको भाग देके दिखाता हूँ, इस बहुपद में इस बहुपद का भाग, भाग का तरीका क्या रहता है आपका, x + 1 से भाग देना। तो जी भाग का नियम तो हम सबसे पहला तो ये जानते हैं कि पहला पद बनाओ हमेशा, और पहला पद भी सेम चिन्ह का बनाओ, सेम चिन्ह का, सेम चिन्ह का। तो यहाँ x है, यहाँ x² है, तो x को किस से गुणा करें कि x² आए, x से ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी। एक घात पहले ही है, एक और चाहिए, एक आ गया, गुणा किया पूरे से तो x² + x। अब घटा दो, ये कट गए, 3x में से x गया तो 2x, और ये कितना बचा
2, बाद वाली चीज़ उतारते हैं ना भाग में, अब किससे गुणा कर दो, सेम बनाना है पहला, तो +2 से गुणा किया जाएगा, तो 2x + 2 कट के 0, शेषफल 0, यानी कुछ भी नहीं बचा। अगर किसी बहुपद से किसी बहुपद में भाग देने पर शेषफल क्या बचे, 0, तो ये उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड। ये नियम होता है भाई, शेषफल क्या बचना चाहिए, भाग देने पर 0 बचना चाहिए। अगर 0 नहीं बचता तो ये इसका गुणनखंड नहीं होता। इसके रिलेटेड सवाल अब हम करेंगे। इन चीज़ों से अपना बहुपद पूरा हो चुका है, इसके अलावा बहुपद में कोई सवाल बनता नहीं है। बहुपद मैंने पहले इसलिए कराया आपको क्योंकि ये अब हमें गुणनखंड करना सिखाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गुणनखंड। अकॉर्डिंग टू रीट ये हमारा थर्ड टॉपिक है। मैं मानता हूं कि बहुपद और गुणनखंड एक साथ ही पढ़ने चाहिए। होता तो ये है कि गुणनखंड के साथ क्या पढ़ लेनी चाहिए, समीकरण। ये तीनों ही एक साथ चलनी चाहिए। तो गुणनखंड के बाद जो तीसरा हमारा होगा वो क्या होगा, समीकरण। वो नेक्स्ट वीडियो का होगा, बताया मैंने आपको। अब गुणनखंड करने से पहले कुछ एक सूत्र या जिनको कहते हैं सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं क्या हैं जी, सर्वसमीकाएं हैं कि आप कोई भी मान रखो, आप कोई भी मान रखो ए और बी का, जैसे यहाँ पर इस सूत्र में जो हम लिखते हैं, ये हमें गुरुजी 6ठी 7वीं 8वीं से रटाना प्रारंभ करते हैं और लास्ट तक हम ये रटते ही रहते हैं। a + b का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो a और b को आप कुछ भी ले लो, वास्तविक संख्याओं में ये नियम लागू होगा। तो ये कौन सी समीका है, सर्वसमीका। ये आप अमेरिका में जाके देख लो, हाँ वो ये बोल सकते हैं a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। बाकी होगा फॉर्मूला यही ना। अब आपसे चांद पे पूछे तो भी यही होगा, नौर में पूछे तो भी यही होगा, बुकरका में पूछे तो भी यही होगा, सिंध में पूछे तो भी यही होगा, भिलवाड़ा में पूछे तो भी यही होगा, और सोनड़ी में पूछे तो भी यही होगा। ठीक है, ये मैंने सारे अपने रिलेटेड जो जहाँ मैंने काम किया है या मैं रहा हूँ वो नाम लिए हैं, बस अमेरिका नहीं है उसमें। हाँ अमेरिका नहीं है, पहले अमेरिका, और चांद भी नहीं है अभी, चांद भी नहीं है। चांद तो हम खुद ही होते हैं घर वालों के, हम घर वालों के चांद ही हैं। तो ये सर्वसमीकाएं जो हैं ये आपके याद होने चाहिए। गुणनखंड के कई सवाल इनसे डायरेक्ट हो जाते हैं और आते हैं पेपर में। कौन कौन से सूत्र, सबसे पहले तो जो जी मुझे ये आता है, ये तो याद होगा, नहीं है तो करो करो भैया करो, नहीं तो काम पूरा हो जी। अब सिर्फ क्या होगा, -2ab + b²। ये हो गया स्क्वायर में। एक और इम्पोर्टेंट है भाई, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम आता है। जहाँ संयुग्मी आते हैं ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा, या फिर हम क्या करते हैं, परिमेयकरण। तो ये सूत्र बहुत काम का होता है वहाँ, a + b × a - b। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर वाले हैं। अब क्यूब वाला बुरा नहीं मानना चाहिए, हम होशियार हैं इसलिए ये भी करेंगे। a + b का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं a³ + b³ + 3ab a + b। एक तरीका ये भी इसका, इसको अंदर गुणा कर दो। ज़्यादातर हम ये सूत्र इस काम आ जाता है। ये भी लिखा हो सकता है, ये दोनों इसके हैं क्योंकि इसी से ये बना और इसी से ये बना है। ठीक है, अब आता है a - b का क्यूब, तो a³ - b³। अब मेन चीज़ ये ध्यान रखना भाई, यहाँ माइनस है, किसके ऊपर है, b के ऊपर। तो जहाँ जहाँ b की घात
विषम होगी, जहाँ जहाँ b की घात क्या होगी, विषम होगी, वो माइनस का, और जो सम होगी तो फिर वो प्लस का। तो आपके यहाँ देखो b की घात 1, तो ये किसका पद होगा, माइनस का, और यहाँ पर कितनी है 2, तो ये किसका होगा, प्लस का। तो ये ध्यान रखना भाई, ये दोनों पद ऋणात्मक क्यों है इसमें, क्योंकि b की घात यहाँ पर क्या है, विषम। तो ये दिमाग में रखना, इससे आप ये भी बना सकते हैं। बस a प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। मिटा दें, इसको बना ही देते हैं उसके जैसा भी, चलो बना ही देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये बनाना है तो -3ab कॉमन ले लेते हैं, -3ab कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी। इसका दूसरा सूत्र ये, इसका ये। तो दिमाग में रखना भाई, ठीक है, कोई सा भी यूज़ आ सकता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो अपना होगा वो गुणनखंड पर आधारित सभी प्रश्नों का होगा। उसमें मैं आपको सीटेट में आए हुए जितने भी हार्ड से हार्ड और इजी से इजी सवाल हैं वो सारे करवाऊंगा, क्योंकि जो पेपर उठता है वो इन्हीं एग्ज़ाम से उठाए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई प्रश्न। 2 सूत्र हो रहे हैं क्यूब के, कौन कौन से भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इसका सूत्र क्या होगा, ये याद रखना भाई, ये इससे कई अच्छे सवाल बनते हैं। एक माइनस वाला भी होगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो अब होगा क्या कि यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ सारे किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो ये 2 सूत्र भी याद रखना, ठीक है, ये 2 सूत्र। अब कई बार ऐसा होता है कि इसको ऐसा लिख दिया जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, माइनस ए बी चाहिए, इसके हिसाब से प्लस का 2ab आएगा, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा -3ab। तो ये भी सूत्र ऊपर वाले का ही है। अब कई बार डायरेक्ट सूत्र पूछ ले कि जी a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है, ठीक है, वो तो आप याद कर लियो, रट्टो मार लियो। इससे ये सूत्र भी तो बनता है, करके देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से 3ab गया तो माइनस का ab। तो ये भी ऑप्शन था, ये भी था। तीसरा ऑप्शन दे दिया a व b दोनों, d दे दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उसमें c। लेकिन आपा फिर महाकाल का भक्त ना, एक करके दियो तो वही है आपने तो उत्तर, अपना दिमाग एक ही चलेगा बस, हाँ वही है। तो ऐसा नहीं करना है, पेपर को आराम से पढ़ना है भाई। अब इसका सूत्र क्या बन सकता है, दूसरा वही a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने पर कितना हो गया, प्लस का 2ab बन गया। यहाँ पर क्या है, प्लस का ab, ये कम कर दो। तो ये 2 सूत्र अलग से बन जाते हैं इन दोनों से, इससे सवाल भी बन जाता है, इसलिए लिखवा दिया। बाकी याद करने के लिए तो ये 2 ही होते हैं, ये दोनों भी बनाए जा सकते हैं, कहीं गलत मत कर देना भाई, ठीक है। अब सूत्र सर्वसमीकाएं हो गई। गुणनखंड पर आधारित जो नॉर्मल क्वेश्चन जो हमें गुरुजी कूट कूट के सिखाता था मतलब बागड़ी और हिंदी मिक्स चल रही है कूट कूट के क्या सिखाता है कि वो बीच को पद नहीं वो तोड़ना है कि यहाँ तोड़ना है, अब बा अपना दिमाग में कभी को नहीं है। ये आपको कहते हैं कि जी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इस प्रकार का कोई बहुपद दे दिया जाता था, ठीक है। तो हमें वो क्या कहते थे कि आपको ये चेक करना है पहले, अब इसको तोड़ के इसके गुणनखंड करो। अब गुणनखंड तो अपना हो यही को नहीं और फिर भाई अपना टुकड़ा करता डंडो लेर बहुत अब तरीका क्या, स्टेप याद रखना भी इसके, है ना। अब ऐसा हो सकता है कि जो मैथ्स के स्टूडेंट हो वो वीडियो देख रहे हैं, गुरुजी वो केकरा होकर मना हुआ है, लेकिन सिर्फ आपको ही नहीं कराया जा रहा है। मेरे जो साथी हैं बायो में,
एमएससी फिजिक्स जो मैथ्स से टूट गए हैं, या बेसिक जो मैथ्स सीख रहे हैं बच्चे 9वीं 10वीं के, जिनके पेरेंट्स उनको दिखा रहे हैं ये वीडियो, ठीक है, तो उनके लिए मैं एक एक स्टेप में सारा समझा रहा हूँ। आपको सारा समझना है। कैसे करना है इसको, कि जो पहला पद इसको दूसरा मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, तीसरा। तो आपको देखना है कि जी पहले और तीसरे का गुणा क्या है, पहले और तीसरे का गुणा। तो पहले और तीसरे का गुणा एक्स स्क्वायर गुणा बी, यानी बी एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। पूरा प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। अब हमें पता चल गया जी कि पहले और तीसरे का गुणा क्या है, बी एक्स स्क्वायर। अब सेकंड जो स्टेप होता है मेन यही है, बीच वाले दूसरे पद को यानी ए एक्स को इस प्रकार तोड़ना है, कारखंड करने हैं, यानी तोड़ना है कि गुणा करने पर बी एक्स स्क्वायर आए और जोड़ने पर वापस ए एक्स आ जाए। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो आपको ए एक्स को इस प्रकार तोड़ना है दो पदों में कि गुणा करने पर तो बी एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए और जोड़ने पर वापस क्या आ जाना चाहिए, ए एक्स आ जाना चाहिए। बी एक्स स्क्वायर का मतलब यानी अगर यहाँ माइनस भी लगा है तो पूरा माइनस भी बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा ध्यान में रखना। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसका एक हटा दें, ये पूरा प्रोसेस है, आप कहेंगे तो इसका एक स्लाइड आपके टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल करते हैं और फिर मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड भी कराऊंगा अभी, वो तो रामबाण विधि होगी अपनी। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75, यही क्या भाई, हाँ जी यही है, यही है। तो पहला स्टेप किस किस का गुणा करना है, एक्स स्क्वायर और माइनस 75 का। तो माइनस के 75 एक्स स्क्वायर आ गए। तो अब 10x को कैसे तोड़ें, बाटो लेकर तोड़ें भाई, बाटो ले। माइनस 10x को इस प्रकार तोड़ना है कि अब की बार घरों बाहर ना चल जाए, जहाँ पुलिस हर तोड़ा नहीं लॉकडाउन में दिए। माइनस 10x को इस प्रकार तोड़ना है कि माइनस 75 एक्स स्क्वायर आ जाए। कैसे तोड़ें, तो 10x के क्या क्या गुणनखंड होंगे और जोड़ने पर वापस क्या चाहिए, माइनस 10x। उत्तर भी माइनस में आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने पर भी माइनस का 10x आना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, अगर इस चीज़ को माइनस का बनाना है, इस चीज़ को माइनस का बनाना है, तो इसके जो दो गुणनखंड होंगे, इसके जो दो गुणनखंड होंगे उसमें से एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा, यानी जो टुकड़े होंगे एक प्लस का और एक माइनस का। अगर ये माइनस का बनाना है, इस नियम का ध्यान रखना, ठीक है। और अगर ये प्लस का बनाना है तो दोनों टुकड़े सेम चिन्ह के होंगे, चाहे वो माइनस के हों चाहे प्लस के। अब चूंकि ये माइनस का है तो दोनों टुकड़े जो इसके होंगे वो एक प्लस का होगा और एक माइनस का। तो इसका टुकड़ा जी गुणा करो 75 कैसे कैसे आता है, 25 तिया 75 आता है, लेकिन 25 और 3 को कोई जोड़ा घटाई करें तो 10 नहीं आता। और कोई 7.5 गुणा का 10 गुरुजी नहीं, ये पॉइंटों वाले अपने काम नहीं करने। और जी कर भी दें तो जोड़ने पर माइनस 10 नहीं आएगा, ना घटाने पर आएगा। एक टुकड़ा मिलता है सीधा 15 5 75, और 15 में से 5 चला जाए तो कितना बचता है 10। लेकिन 10 किसका है, माइनस का। तो बड़ी चीज़ माइनस की, यानी आपको एक लेना है माइनस का 15x और दूसरा लेना है प्लस का 5x। जोड़ लो इनको, माइनस 10x। अब इनका गुणा भी कर लो, माइनस के 75 एक्स स्क्वायर। तो आपका जो गुणनखंड है इसका वो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5x माइनस 75 रख दिया मैंने। x कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लेंगे, 15 5 75। अब इन दोनों पदों में एक कॉमन है तो आपके गुणनखंड हो गए ये। अब ये तो है तरीका सॉल्व करने का मैथ से। चूंकि कंपटीशन है तो ये तो काम तो करना ही को नहीं अपन है। मिटाता हूं मैं इसको। वो आपसे ऑप्शन में यही तो पूछेगा कि जी इसके गुणनखंड क्या है, ऑप्शन तो देगा अगला। तो जी मैंने ऑप्शन दे दिया, जैसे x माइनस 5 एक गुणनखंड, दूसरा दे दिया x प्लस 5, ऐसा कोई एग्जांपल दे दिया मैंने, ये एग्जांपल। अब हमें तो उत्तर पता है कि जी ये है इसका गुणनखंड, ठीक है। अब मैंने आपको जब पिछला पार्ट कराया था मैंने कहा था कि कोई किसी बहुपद का गुणनखंड कब होता है, जब छोटे वाले का बड़े वाले में भाग दें और शेषफल क्या बच जाए, 0, ठीक है। तो अगर इनमें से ये तीनों में से कोई गुणनखंड होगा तो इनको बराबर में 0 रखो सबको, ठीक है। यहां से मान निकालो x का, ठीक है। अब मैंने मान रख दिया, ठीक है। अब ये मान इसमें रख के देख लो आप, इन तीनों में से जिस पर ये 0 हो जाए, ठीक है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा। ये गुणनखंड का तरीका होता है निकालने का। इतना बड़ा काम नहीं करेंगे, ये तो हम जानते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे कि जी इनको बराबर में 0 रख के x के मान मिल गए हमें, इनमें से ये तीनों ही रख के देख लो, फटाफट सोल्व हो जाता है। तो जब आप -5 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0। भाग नहीं देना है इससे, कहे गुरुजी तो भागो क्यों पहले, ये मान डायरेक्ट आप, अगर ये इसका गुणनखंड है तो ये जो मान है वो रखने पर ये इसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। भाग देने की जरूरत नहीं है। शेषफल पर में है ना कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो इस मान पर इस बहुपद का उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जिस मान पर बहुपद 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये साथ में याद रखना, जिस मान पर बहुपद 0 हो जाए वो कहलाता है बहुपद का शून्यक। क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक। वैसे समीकरण में रूट कहते हैं, हमारे यहाँ आप जीरोस कहते हैं, 0। ये शून्यक यानी 0 है, बहुपद का क्या है, 0। यानी इस मान पे इसका शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कई बार वो रूट लिख सकता है, मूल भी लिख देता है। वैसे ये वर्ड लिखने नहीं चाहिए, समीकरण के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी लिख दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर रिट मत लगा देना। आगे तो पेपर पूरे नहीं होते, और पेपर पूरे होते हैं फिर रिजल्ट आता है 1 साल में, और जब रिजल्ट आता है तो अपने जैसे कोई भाई तैयार रहते हैं, अरे मन ने किया हमारा काट दियो गए, मेरे तो ये जीती है और मेरा आ है, वो उनकी बात भी जायज़ है, ठीक है। तो ये होते हैं इनके शून्यक और 0। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताता हूँ भैया आपको, क्वेश्चंस में अगर आप अटक रहे हैं किसी क्वेश्चन में तो आप उसको कोशिश मत करें, जिद मत करें कि मैं इसको करूँगा, ओ तो मैं कर गई छोड़ूंगा गए, हाँ तो मेरा के बागी इज्जत की बात आ गई, बिल्कुल को नहीं पड़ा, इज्जत आदत भूल जाओ, ठीक है। नहीं आ रहा छोड़ दो एक बार के लिए। अब मैं टेस्ट लेता हूँ यहाँ पे बच्चों का, तो मैं कहीं ना पूरा करके छोड़ांगा, 5 से 7 मिनट लगा देते हैं एक सवाल पे, अगर नहीं हो रहा, अरे क्यों लगाओ भाई, कोई और करो। फिर लास्ट में उनके पास समय नहीं रहता, लास्ट के 4-5 सवालों में तुक्के लगाते हैं वो, जो इजी सवाल होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इज्जत पे मत ले लेना कि जनाब मैं तो कोई ना क्या सल्टा के छोड़ूँ, सल्टानों को नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इस वैल्यू पर ये 0 आ गया तो ये शून्यक है और ये गुणनखंड है, थोड़ा ध्यान रखना भाई। इस वैल्यू पे 0 आ रहा है तो इसको इधर लेके आओ तब गुणनखंड बनेगा,
तो अगर x प्लस 5 गुणनखंड है तो x बराबर -5 इसका क्या है, शून्यक। इसको ध्यान में रखें भाई, पूरे को एक एक स्टेप बताते जा रहा हूँ, तरीका भी बता दिया। ये अपना मेथड है कंपटीशन का, ठीक है। ये हो गया शून्यक, ये होता है गुणनखंड। और प्रमेय भी बता दी कि अगर डायरेक्ट मान रखने पे वो 0 आ रहा है तो वो उसका शून्यक होता है, और आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो कल जो वीडियो आएगा आपका उसमें सारे के सारे करवा दिए जाएंगे। उसके लिए मैंने स्पेशल क्वेश्चंस छांट लिए हैं पहले ही, और ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन में से कोई आ जाए आपके रीट के पेपर में, और ऐसा हो सकता है कि उस पर आधारित आ जाए, आपको गलत नहीं करना। तो ये तो द्विघातीय का गुणनखंड निकालना हो गया। अब आ जाए त्रिघातीय। अब त्रिघातीय में अगर सीधा ऑप्शन दे दे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसमें दिया था। ग्राम सेवक 2008 का सवाल मैंने लिखा है, x³ - 7x² + 14x। ग्राम सेवक में आया था ये सवाल, और इसके गुणनखंड पूछे गए थे, ऑप्शन नहीं दिए हैं, सीधा ही पूछा गया है, ठीक है। एक बुक से उठाया मैंने भी, ठीक है। आपको एक बुक उठा लीजिए, इसके क्वेश्चन आप करते रहिए। आपके क्वेश्चन नहीं हो, मुझे मेरे टेलीग्राम के चैनल जो मैं लिंक छोड़ देता हूँ उसमें मेरे वीडियो में, या इंस्टाग्राम पे आप मेरे को भेज सकते हैं। मैं आपको या तो यहाँ करवा दूँगा या आपको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा, और जैसे ही यूनिट पूरी होती है तो आपका टेस्ट लिया जाएगा, और भी हेल्प की जाएगी आपकी। अभी नहीं बताएंगे आपको। x³ - 7x² + 14x - 8 इसका गुणनखंड करना है। अब देखो इसमें क्या दिक्कत होती है कि कई बार इस सवाल, अगर ऐसा सवाल आ गया तो आपके कम से कम ये मान लो कि 4 मिनट खा जाएगा। तो सवाल को थोड़ा ऑप्शन के साथ देखना है इसमें, है ना। पहले तो मैं तरीका बताता हूँ इसको करने का आपका। सबसे पहले आपको ये देखना है त्रिघातीय में कि ये 0 कहाँ होता है, किस मान पे 0 होता है। तो मुझे पता है कि जी ये x बराबर 1 पे 0 होता है। किस पे 0 होता है, x बराबर 1 पे। रख के देख लो चाहे, 1 का क्यूब - 7 1 का स्क्वायर + 14 × 1 - 8। तो 1 - 7 + 14 - 8, 14 और 1 प्लस वाले जुड़ गए, 15 - 15 यानी 0, ठीक है। अब ये इसका गुणनखंड है, सॉरी ये तो शून्यक है। ये जो मान है x बराबर 1, इस पर ये क्या हो रहा है 0, तो ये इसका शून्यक है जो ये मान आया है। तो x - 1 दिए बहुपद का गुणनखंड होगा, दिए बहुपद का गुणनखंड होगा। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें भाई, x - 1 दिए बहुपद का गुणनखंड होगा। ये उत्तर है तो इसको इधर लाना है गुणनखंड के लिए। अब तरीका, अब मान लो ऑप्शन में ये दिया हुआ था, ठीक है, तो ये तो हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि 0 आ रहा है तो उत्तर ही है, ठीक है। लेकिन ये वाला ना देकर दूसरे वाला गुणनखंड दे दिया, द्विघातीय वाला, तब आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। कैसे, कह गुरुजी मैं बिना तोड़ लेंगे द्विघातीय, तो भाई मैं 4 ऑप्शन हो गया, जरूरी थोड़ी है कि पहले ऑप्शन से ही आपका टिक हो जाए। तो ये तरीका समझें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिघातीय का, ठीक है। कैसे करेंगे, त्रिघातीय है तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। जो आपको गुणनखंड मिल गया उसको 3 बार लिख लें। इसको मैंने मेरी क्लास में भी 2 से 3 बार करवाया। 12वीं के बच्चों को अब तक कराना पड़ता है, वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपने तो मैथ्स जो बायो वाले कब की छोड़ दी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें भाई, और मैथ्स वाले भी, जरूरी थोड़ी हमें आता हो। 1 2 3 बार लिख लिया। 3 बार लिखने के बाद हमें इसको पूरा बनाना है इन तीनों से, ठीक है, बन जाएगा। सबसे पहले x³ है, क्या है x³, यहाँ पर क्या है x, तो x को किस से गुणा करें कि x³ बने, g x² से, आधार समान है घातें जुड़ेंगे।
अब मैं गुणा करके दिखा देता हूँ, ये बनता है x³ माइनस x², ये बनता है, दोनों से होगा ना गुणा। तो हमारे पास x² कितने चाहिए हमें, -7। हमारे पास कितना है माइनस का 1, कितने की कमी है, -6 की। इस चीज़ को ध्यान रखना, +6 की कमी नहीं है, -6 की। तो मैं -6 से x से गुणा करता हूँ। 6x से क्यों किया सर, क्योंकि कमी x² की है ना, x है यहाँ पे, तो -6x से गुणा किया मैंने, कर देता हूँ भाई, -6x² और प्लस का 6x, कितना है प्लस का 6x। x कितने हैं 14, यहाँ पर कितने हैं 6, 8 और चाहिए, तो किससे गुणा कर दूँ मैं, 8 से गुणा करते ही क्या आ गया 8x माइनस 8, अगले वाला अपने आप बन जाता है। तो जी मैंने ये तोड़ दिया, बना लिया ना मैंने, ये पूरा बन रहा है, देख लो वापस यही आया है आपका, ठीक है। ये करके बताया साथ साथ में कि आपको पता रहे। देख लो x³ माइनस 7x² प्लस का 14x और ये माइनस का 8 और ये x³, तो ये वापस बन गया। तो हमारे गुणनखंड ये वाले हैं, ये साथ में बताया आपको, दोबारा रिपीट कर देंगे इसको, देखते रहना वीडियो में। वीडियो की ये अच्छी बात है कि मुझे एक बार ही बताना पड़ेगा, आपको बार बार सुनना पड़ेगा। दोबारा सुन लो, कैसे करना है, 3 बार लिखना है और ऐसी संख्याओं से गुणा करना है कि ये वाला बहुपद हमारे पास दोबारा बन जाए। अब सबके पास x-1 है, तो अब इनके पास क्या कॉमन रहेगा, हाँ, अब ये मैं बताना चाह रहा था कि मान लो आपको ऑप्शन दे दिया ये, ठीक है, दूसरा भी दे दिया, तीसरा भी दे दिया, जो सब में ये चीज़ कॉमन दे दी, तो उत्तर तो हमें ये बताएगी ना। तो अगर त्रिघातीय में सिंगल वाले पूछ लिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको सीधा बराबर में किसके रखेंगे जी, 0 के रखा, यानी 1 को इसमें रखेंगे, ये 0 आ गया, उत्तर आ गया। लेकिन कई बार मान लो ये ऑप्शन ही नहीं दिया, ये वाले पूछ दिए चारों, गुणनखंड तो ये भी है ना, तो अब आप क्या करेंगे, तब आपको ये विधि आनी चाहिए, या फिर आप चारों को तोड़ो, फिर पिछली तरीका बताया था सिंगल सिंगल में तोड़ो। हो सकता है कि कईयों में एक चीज़ जैसी चीज़ आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये तरीका आपको आना चाहिए, द्विघातीय और त्रिघातीय का। अब कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में एक चीज़ बता देता हूँ, आपको याद रखनी है आपके लिए, कि जब भी आपको x + 1/x 2 दे रखा हो, भूल जाते हैं हम फिर भी, और फिर आपसे पूछा जाए x की पावर 100 प्लस x की पावर 100 करोड़ दे दे, 2 करोड़ दे दे, 700 करोड़ दे दे, 20 लाख करोड़ दे दे, चाहे मोदी जी का पैकेज था ना अपने 20 लाख करोड़ का, वही वो भी दे दे, तो भी उत्तर 2 ही आएगा, फिक्स है ये, अगर प्लस है। और अगर यहाँ माइनस है कोई भी घात के साथ, तो उत्तर फिक्स है, कितना आएगा 0 ही आएगा, फिक्स है ये चीजें। कारण क्या है कि x + 1/x 2 है ना, तो ये तभी पॉसिबल है जब x का मान कितना हो, 1 हो। इस चीज को ध्यान रखना भाई, ये चीज 2 के बराबर होने का मतलब है कि अब इसमें कितनी भी घातें आप लगाते जाओ, आपकी मर्जी है, प्लस है तो उत्तर 2, माइनस है तो उत्तर 0। इस चीज़ को फैक्ट के रूप में याद रख लेना, वहाँ डर जाएं कि 100 पावर आगे छोड़ दें, नहीं, इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं, कराऊंगा आपको मैं, लेकिन ये नियम याद ही रखना, ये ट्रिक की है और ये ट्रिक ऐसी है जो याद रह जाती है, ठीक है, तो इसको जरूर रखें। कारण क्या है कि इसमें x का मान हमेशा क्या रहेगा 1, क्यों होते हैं ना भाई 2, तो अब 1 - 1 करेंगे तो उत्तर 0 ही आएगा, और 1 + 1 करेंगे तो उत्तर 2 आएगा। तो अगर प्लस का है तो 2, माइनस का है तो 0। ये तो थे हमारे मैथ्स से गुणनखंड से संबंधित थोड़ी थोड़ी बातें मैंने बता दी, सारे क्वेश्चन आपको कल वाले वीडियो में बताए जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको शिक्षण विधि का देता हूँ, सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है, टेलीग्राम पे दे सकते हैं। सवाल ये है कि निम्न में से
मुख्यतः तर्क पूर्ण विधि है। अब ये पूर्ण को ऐसे लिख लेते हैं। ये आपके लिए सवाल है भाई, किसी ने कहा था सवाल दिया करो, तो लास्ट में एक दे रहा हूँ आपको, आ भी सकता है पेपर में। तो ये आपका आज का सवाल, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए अगर आपको आए, वरना पूछ लीजिए। निम्न में से तर्कपूर्ण विधि है। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। हमारा बहुपद समाप्त हो गया है और गुणनखंड और बहुपद से संबंधित सवाल कल आपको करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।